तत्कर्म अन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्ते आया साया परम कर्म विद्या ने शिल्प ने पुण्यम। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के इस सम्मेलन, इस विचार विमर्श के पैटर्न प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद जी का मैं हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं। हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र हैं और स्वयं में सशक्त महिला की एक उदाहरण है, लेफ्टिनेंट डॉक्टर लता कुमार जी का, मिशन शक्ति कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को बारंबार प्रणाम करता हूं। शहीद मंगल पांडे के नाम से जिस संस्थान का संस्थापना की गई हो, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज के तमाम शिक्षकों, तमाम विद्यार्थियों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज का ये विषय बृहद विषय है। भग्नियों, सशक्त महिला से सशक्त उद्यमी, यह विषय दो विषयों में दरअसल बटा हुआ है। पहला है सशक्त महिला होना और दूसरा है सशक्त उद्यमी की ओर बढ़ना। सशक्त महिला से सशक्त उद्यमी की तरफ बढ़ने के राह क्या होगी, इस पर विचार विमर्श करना, इस पर मंथन करना, चर्चा करना, परिचर्चा करना। लेकिन जब मित्रों हम सबसे पहले जब बात करते हैं कि आखिर सशक्त महिला कहा किसे चाहेगा, या क्या आज किसी दिन को मुकर्रर करके और उसके बाद में उसको मनाने से ही क्या महिला सशक्त होगी? क्या मेरी मां को किसी सशक्तिकरण की आवश्यकता होगी? क्या उसके सशक्तिकरण में कोई कमी आई है? क्या वो आज भी सबल है, बलशाली है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई लॉच हुई है या कोई कमी आई है? इन तमाम बिंदुओं पर अक्सर जो है विमर्श होता है, समय समय पर होता है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति या संस्कार की बात करें तो साथियों हम पाते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति या हमारी समाज व्यवस्था में एक महिला हमेशा सशक्त रूप में प्रतिस्थापित रही है। आज शिव का दिन है, शिवरात्रि है, और बगैर गौरी के शिव की संपूर्णता नहीं है। जब जब उनके साथ में गौरी है वो संपूर्ण हुए हैं। ये वैदिक ग्रंथों में, हमारी व्यवस्था में, हमारी कथाओं में हमेशा सुनने को मिला है, और ये ऐसा है भी, ये हम सब का विश्वास भी है। जब जब हम शिव को अकेला पाते हैं तो वो ओघड़ कहलाते हैं, और जब जब उनके साथ में गौरी होती है तो वो शिव सदाशिव कहलाते हैं। संपूर्णता इस बात की है साथियों कि बगैर शक्ति के संपूर्ण कोई भी मानव नहीं हो सकता। आप और हम जिसके कारण यहां पर बैठकर किसी विषय पर विमर्श कर रहे हैं, वो प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। उस संपूर्ण प्रकृति को किसी के सशक्त होने या किसी के सशक्त कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति एक मां है जो मेरा और आप सभी का निर्माण करती है। उस प्रकृति को जन्मभूमि के नाम से भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मैं पहले सोपान के तहत जिस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या भारतीय महिला या विश्व की कोई भी महिला, क्या वो सशक्त है या उसमें किसी तरह की कमी आई है, या उसके सशक्त होने में कोई किसी तरह का हमें कोई प्रश्न चिन्ह है, या उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं पाता हूं, जब मैं पढ़ता हूं या देखता हूं वैदिक ग्रंथों की तरफ, तो पाता हूं कि सबसे पहले द्वापर युग में ही, त्रेता युग में ही भगवान श्री राम ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गिरियसी। तो उस जन्मभूमि को सबसे बड़े स्वर्ग के तौर पर स्थापित भगवान श्री राम ने किया। और जननी जन्मभूमि ना तो कोई पुरुष की संकल्पना थी, ना किसी एक व्यक्ति विशेष को संबोधित किया, बल्कि उस मां को किया जिसने जन्म दिया। मां प्रकृति के तौर पर, भूमि के तौर पर, धरा के तौर पर
उसके वात्सल्य के तौर पर। साथियों, इससे जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता का वहीं पर वास होता है जहां पर नारी को पूजा जाता है। क्या इसमें कोई कमी आई है? हां, आई है। अलग अलग समय पर, अलग अलग कालखंड में एक अलग तरह की कमी आई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब कभी हम अपने वैदिक मूल्यों पर बात करें तो हम पाएंगे कि यह सत्य था, और यह सत्य उस वक्त था जब तक किसी भी तरह की मिलावट हमारी संस्कृति में नहीं पाई जाती है। अथ शिक्षा परवलक्ष्याम मातृदाम पितृमानाचरवान पुरुषो वेदः। अर्थात जब 3 उत्तम शिक्षक, अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके सशक्त होने में, महिला के सशक्त होने में इस बात पर भी कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहली किसी बालक के लिए, चाहे वो पुरुष बालक हो या स्त्री बालक हो, सबसे पहली शिक्षक एक मां है, एक जननी है, एक महिला है। 80% मस्तिष्क का विकास, यह विज्ञान कहता है, उस कालखंड में होता है जब मां एक शिक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करती है। और वो मां संपूर्ण तौर पर उसे वो संस्कार देती है जो उसे पल पल हर वक्त मिले हैं। एक मां उसे हर तरह के इंसानियत के पाठ को पढ़ाती है। वो सबसे पहली गुरु मानी गई है हमारी भारतीय विद्या के, हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति के मुताबिक। तो क्या उसके सशक्तिकरण में कोई कमी है? क्या उसे किसी के सशक्त कहने पर आवश्यकता है? मुझे लगता है कि वो सशक्त थी और सशक्त है, और हमेशा के लिए सशक्त रहेगी, क्योंकि मेरी मां ने विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई पीड़ा हो सकती है तो वो, मैं प्रखर तौर पर कहना चाहूंगा, वो है प्रसव पीड़ा, जिसे झेलकर, जिसे सहकर मां ने हम सब का निर्माण किया है। उसके पास वात्सल्य है, उसके पास स्नेह है, उसके पास श्रृंगार है, उसके पास रस है, उसके पास भाव है, उसके पास संस्कार है। संपूर्ण तौर पर वो सशक्त है, चाहे ज्ञान की बात कर लीजिए या भौतिकवादी चीजों की बात कर लीजिए। बालक का 80%, जैसा मैं कह रहा हूं, उसके मस्तिष्क का विकास, उसका विकास मां के समक्ष एक गुरु के तौर पर हुआ है। और न जाने कितनी बड़ी शब्दावली है। उस शब्दावली पर जब अगर जाएंगे आप, तो 24 घंटे 7 दिन ब्रह्मांड का मानव मातृ के नजदीक रहा है, एक स्त्री के नजदीक रहा है। चाहे वो विद्या के तौर पर हो, अगर वो शिक्षित होगा, किसी भी बालक को शिक्षा ग्रहण करनी है तो वो विद्या ग्रहण करेगा, और विद्या एक महिला है, एक स्त्री तत्व है। अगर उसको वेल्थ चाहिए, उसके पास में बड़े से बड़े उद्यम के लिए उसको पैसे या वेल्थ की आवश्यकता है, उसको हीरे जवाहरात की आवश्यकता है, तो उसकी देवी लक्ष्मी है। और अगर साथियों उसको पीस चाहिए तो उसके समक्ष शांति है। विद्या के तौर पर जीवन भर हम जो विद्या ग्रहण करते हैं, उसको विद्या को देने वाली एक मां है, एक शारदे के नाम से, सरस्वती के नाम से जानी जाती है, और सामान्य तौर पर विद्या के नाम से जानी जाती है। विद्या ग्रहण करना, वेल्थ को ग्रहण करना लक्ष्मी के तौर पर, अगर पीस चाहिए तो शांति के तौर पर, डाउन चाहिए तो उषा के तौर पर। शाम के वक्त संध्या का सानिध्य मिलता है, खाने के तौर पर अन्नपूर्णा का सानिध्य प्राप्त होता है। रात हो गई तो निशा के रूप में है, नींद आ गई तो निंद्रा के तौर पर है, और नींद आने के बाद में जो सपना आया वो भी अपने आप में महिला ही है।
अपनी पूजा पाठ में जो मंत्र पढ़ते हैं वो गायत्री है। जिस ईश्वर की जिस तरीके से वंदना करते हैं वो वंदना के तौर पर हमारे बीच में उपलब्ध है, मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, गौरवशाली उपस्थिति है। जिस ईश्वर की आराधना के लिए हम आरती करते हैं वो आरती के तौर पर हमारे बीच में विद्यमान है। और जिस भाव को हम ईश्वर के साथ में बैठकर संप्रेषित करते हैं वो श्रद्धा के तौर पर हमारे बीच में है। ईश्वर की उपासना, अपने अपने ईश्वर परमेश्वर की उपासना के लिए, अपने अपने इष्ट की उपासना के लिए हम ज्योति की आराधना करते हैं। वो ज्योति के रूप में हमारे बीच में मौजूद है, ताकि वो अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश कर सके, रोशनी की तरफ हमें ले जाए। तो वो ज्योति है, चाहे वो आंखों की ज्योति हो या दीप की ज्योति हो। हमें जो चाहिए, प्रेरणा चाहिए, वो प्रेरणा के तौर पर हमारे बीच में है, वो स्नेह के तौर पर हमारे बीच में है। अगर किसी पर विजय की आवश्यकता है, किसी क्रोध पर विजय की आवश्यकता है, किसी दुश्मन पर विजय की आवश्यकता है, किसी दुश्मन राष्ट्र के ऊपर विजय की आवश्यकता हो, तो जया के तौर पर हमारे बीच में विद्यमान है। When we grow older, जब हम बुजुर्ग की तरफ बढ़ते हैं, बुजुर्गवार होने की पद्धति की तरफ बढ़ते हैं, प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, तो करुणा की तौर पर हमारे बीच में विद्यमान है। और वो हमें हमेशा 24 घंटे 7 दिन ममता संप्रेषित करती है। और जब कोई गलती हो जाए पुरुष से, तो वो क्षमा के तौर पर हमारे बीच में विद्यमान है। और जब संप्रेषण करना हो भावों का, तो वो भावना के तौर पर हमारे साथ में विद्यमान है। तो ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण कोई सामान्य नहीं है। 24 घंटे 7 दिन इन विभिन्न नामों से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन कटता है, दूसरा दिन कटता है, तीसरा दिन कटता है, लगातार ये तमाम जितने भी नाम मैं आपको गिना रहा हूं, ये नाम अपने उसी भावों के तौर पर हमें संस्कार को रोपित करने का, हमसे जुड़ाव को संस्थापित करने का एक बड़ा कार्य करते हैं। तो महिला तो सशक्त है, वो सबल है, विभिन्न रूपों में हमारे बीच में सबल है। लेकिन इसमें कहीं कमी कहां आती है, उस कमी पर थोड़ा विचार करने के बाद में मैं उद्यमिता की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन महिलाओं ने उद्यमिता की तरफ बढ़ते हुए अपना भी निर्माण किया, परिवार का भी निर्माण किया, देश और समाज का भी निर्माण किया। ऐसी 5 विभूतियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए और फिर उसके बाद में किस राह की तरफ बढ़ना है यह मैं आपको बताने की छोटी सी कोशिश जरूर करूंगा। तो सवाल है कि आखिर कहां पर इस विचार में, इस वैदिक विचार में किसी तरह की मिलावट रोपित होती है। क्योंकि मैं संचार और पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं, तो मैं इसको संचार और पत्रकारिता की दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूं। वो दृष्टिकोण दरअसल कहता क्या है कि जब तक हम धर्म संस्थापना की तरफ विश्वास रखते हैं, जब तक हम मानव संस्थापना की तरफ विश्वास करते हैं, जब तक हम रस और भाव की संस्थापना की विश्वास करते हैं, तब तक तो शायद हमने प्रकृति को बचाया। लेकिन जैसे ही भौतिकवादी मेटलिस्टिक सोच से हम प्रभावित होने प्रारंभ हुए, हमने प्रकृति को विज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। और जब विज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, तो पेड़ काटने में, किसी नदी को, किसी तालाब को खत्म करने में हमने समय नहीं लगाया। क्योंकि जब तक हम उन 3 वृक्षों का जो संपूर्ण काल में, अपने संपूर्ण जीवन में ऑक्सीजन प्रतिपादित करते हैं, जब तक हम उनको पूजते रहे तो हमें विशुद्ध ऑक्सीजन मिलती रही। लेकिन जिस दिन हमने उसको विज्ञान की दृष्टि से देखा साथियों, उस दिन से हमने प्रकृति के ऊपर कुठाराघात करना प्रारंभ किया। कथित विज्ञान की बात कर रहा हूं। जब हमारे देश के विज्ञान की बात हो तो वो विज्ञान अलग है, आध्यात्मिक विज्ञान अलग है, हमारे भारतीय विज्ञान अलग है। लेकिन जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो हम मानते हैं कि तमाम चीजें अगर जो नासा कहेगी वो तो स्थापित है, लेकिन जो अगर हमारे कोई वैदिक या कोई हमारे संत समागम कोई कुछ कहेगा, या हमारे कोई गुरु और आश्रम कुछ कहेंगे, तो शायद हमें उस पर विश्वास नहीं होगा। हमारे शिक्षक कहेंगे तो हमें उस पर विश्वास नहीं होगा।
लेकिन अगर अगर कोई नासा बता देगा कि पृथ्वी से सूर्य की जो गणना है वो इतनी है, तो शायद हमें उस पर विश्वास होगा। और जब योग हमारा जो है योगा बनकर आ जाएगा, तो हमें तब विश्वास होगा कि ये योगा नाम की जो चीज है इसको सुबह शाम हमें करना चाहिए। लेकिन जब तक वो योग था तब तक शायद जो हमने उस पर विश्वास नहीं किया। जिस दिन वो योगा बनकर आ गया उस दिन पर हमने उस पर विश्वास करना प्रारंभ किया। तो ये आ लगाने वाली जो प्रवृत्ति थी, ये पश्चिम की प्रवृत्ति जैसे ही भारत के अंदर प्रतिस्थापित होनी प्रारंभ होती है, आक्रांताओं के तौर पर जब प्रतिस्थापित होनी प्रारंभ होती है, तो यह ध्यान रहे, सनद रहे कि हमारे देश में उतनी स्वतंत्रता, उतनी आजादी, जितनी आजादी हम कथित तौर पर पुरुषों को देने की बात करते हैं, उनको तो थी ही। मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा आजादी महिलाओं के पास थी, है और हमेशा के लिए रहेगी। एक मां के पास, एक मातृत्व भाव के पास में वो भाव रहा है, हमेशा की तरह रहा है। तो इसको कालखंड में बांटने के नजरिए से जरा देखने की कोशिश करें, तो पाते हैं कि जब भारत के अंदर आक्रांताओं का हमला हुआ, क्योंकि मैडम लता कुमार जी अपने आप में समाजशास्त्री हों, इसको और ज्यादा प्रबल तौर पर अपने विद्यार्थियों को बताती हैं, यह मेरा प्रबल विश्वास है कि जब जब आक्रांताओं का हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है, तब तब वो अपनी संस्कृति को स्थापित करने के एक बड़े युद्ध में हमारे देश पर अपनी बातों को संस्थापित करते रहे। उसी में एक सबसे अहम, जो हमारे परिवार का सबसे अहम तत्व, हमारे परिवार का सबसे अहम सोपान जो होता है, वो एक मां है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की है। उसका दृष्टिकोण दरअसल बदल दिया, उसको देखने का दृष्टिकोण दरअसल बदल दिया। इसलिए देखिए आप जरा दो शब्दों की महिमा देखिए आप। एक शब्द है डाइवोर्स, जिसे उर्दू में तलाक कहेंगे। तो साथियों, आप सभी, हम सभी भाषा के जानकार तो हैं। अब जरा कोई बताए कि इंग्लिश में डाइवोर्स, हिंदी में तलाक, तो उर्दू में तलाक, तो हिंदी में इस शब्द को क्या कहेंगे? पश्चिम की बात करें तो पत्नी से अनबन हो गई तो डाइवोर्स ले लिया। मुस्लिम विचार की बात करें, इस्लामिक विचार की बात करें, तो पत्नी से अगर अगर किसी तरह की अनबन हो गई तो तलाक ले लिया। अगर सनातनी या वैदिक भारतीय संस्कृति की बात करें, अगर पत्नी से किसी भी तरह का विवाद हो गया तो क्या शब्द बताइए? संविच्छेद। मान्य दिनेश जी ने बताया संविच्छेद। तो संविच्छेद तो मां से भी हो सकता है, संविच्छेद तो मित्र से भी हो सकता है, संविच्छेद तो पिता से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन डाइवोर्स और तलाक केवल और केवल साथियों पत्नी से होता है। केवल और केवल डाइवोर्स और तलाक। क्योंकि भारतीय संस्कृति में शब्द ये ट्रेंडी नहीं था, इसको रोपित किया गया, इसको रोपित किया गया दरअसल। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कोई पत्नी और पति का विच्छेद हो ही नहीं सकता, इसलिए शब्द नहीं है ही नहीं शब्द। अब दूसरा एक शब्द और बताता हूं। सबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए। अब अंग्रेजी कीजिए इसकी। आपके पास में बेर की अंग्रेजी होगी, आपके पास में राम को तो राम ही कह देंगे, सबरी को भी सबरी कह देंगे, उसकी कोई अंग्रेजी तलाश नहीं सकते। हालांकि मेरे ख्याल से पश्चिम के लोग विद्वान कुछ तलाश सकते हैं, लेकिन हमारे बस की नहीं है कि कोई दूसरा कोई ट्रांसलेशन कर दे कि सबरी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे या राम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। हाँ, राम को तो कह दिया उन्होंने रामा, लेकिन हमारे राम तो राम ही है। अब बात कीजिए झूठे बेर खिलाए, बेर की अंग्रेजी है। अब झूठे की अंग्रेजी क्या है, हिंदी क्या है? और यह भारतीय संस्कृति है। अब झूठे की अंग्रेजी नहीं मिलेगी, टेस्टेड कह दीजिए आप। मेरे पास में लीजिए, मेरा ये गिलास में पानी झूठा है, आप पी लीजिए, टेस्टेड वाटर।
दरअसल भारतीय, ये मैं छोटा सा एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल भारतीय संस्कृति में झूठे से प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है, रस बढ़ता है, संबंध बढ़ते हैं। इसलिए भारतीय पद्धति है कि एक साथ बैठकर खाएंगे तो हम निवाला हो जाएंगे, और हम निवाला हो जाएंगे तो हम प्रेम हो जाएंगे, हम स्नेही हो जाएंगे। इन्हीं दो एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ऐसे शब्द, ऐसे तत्व, ऐसे उदाहरण जो है वो भारतीय समाज में रोपित, भारतीय परिवार में रोपित करने की कोशिश की गई है। अब इसको रोपित करने में चाहे वो मुगल काल की बात कर लीजिए, चाहे वो फिरंगियों की बात कर लीजिए, इन्होंने अलग अलग कालखंड में अपने भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश करते की है। और जब भारतीय संस्कृति की महिला ने, मैं प्रखर तौर पर बताना चाहूंगा मेरी विद्वत बहनों को कि जब भारतीय महिला ने भारतीयता को विश्व के पटल पर रखा है, तब उसकी तारीफ हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी करनी पड़ी। अभी हाल फिलहाल में जिस साइंटिस्ट की बात हो रही थी वो कोई और नहीं थी, भारतीय संस्कृति की महिला थी, सबल संस्कृति की महिला थी, सशक्त महिला का एक उदाहरण थी, और सशक्त उद्यमी, सशक्त कर्मी के तौर पर उदाहरण थी, जिसको वहां के प्रेसिडेंट को नाम लेना पड़ा अपने संबोधन में और कांग्रेचुलेट करना पड़ा। वो कोई और नहीं थी, वो दरअसल डॉक्टर लता कुमार जी का नेतृत्व वहां पर कर रही थी। वो दरअसल मोनिका चौधरी जी को देख रहा हूं मैं, उनका नेतृत्व वो महिला वहां पर कर रही थी। दरअसल वो कोमल दीक्षित जी पटल पे दिखाई दे रही है, वो उनका नेतृत्व कर रही है। प्रीति सिंह का नेतृत्व कर रही है, अंजलि सिंह का नेतृत्व कर रही है, अमर ज्योति जी का नेतृत्व कर रही है। वो किसी और का नेतृत्व नहीं कर रही है, भारतीय महिला का नेतृत्व वो नासा में कर रही है, जहां के अमेरिका के राष्ट्रपति को उसका नाम लेना पड़ा। और उसके भाल पर, कोमल दीक्षित जी, उसके भाल पर बिंदी है। वो भारतीय संस्कृति है। जब वो संस्कृति को भी स्थापित करती है, जब संस्कृति के मूल्यों को भी स्थापित करती है, जब वो महिला के सशक्त होने को भी स्थापित करती है, और जब वो भारतीय ज्ञान पद्धति और भारतीयता की पद्धति को स्थापित करने की कोशिश करती है, तो वहां के प्रेसिडेंट को भी उसका नाम लेना पड़ता है, और उसके ध्यान रहे, ये सनद रहे कि उसके भाल पर बिंदी लगी है। ये आप देखिएगा, ये भी 2, 4, 5 दिन पहले न्यूज में भी अपने आप में बड़ी घटना साबित हुई थी, और जब वो बात कर रही थी तो उससे झलक रहा था। इसी तरीके से जब आप अलग अलग कालखंड में देखते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय संस्कृति में उस मां को, उस बहन को, उस पत्नी को, उस बेटी को देखने का नजरिया जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे उस पर आक्रमण होते हैं, अलग अलग गुंडा प्रवृत्ति के तहत, या कानूनों के तहत, या व्यक्ति विशेष या समूह या संगठनों के तहत। नहीं तो उससे बड़ा स्वतंत्र, आजाद, उससे बड़ा सबल व्यक्ति कोई नहीं है भारत के अंदर। आज भी मैं आत्मा से इस बात को कहता हूं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। एक बार जरा इस दृष्टिकोण को अपनाकर देखो तो सही कि भारतीय महिला कितनी सशक्त है। आपको वो सशक्त हर पल दिखाई देगी। मैं 4 बजे के बाद में शायद ही घर पर कोई काम करता हूंगा, लेकिन वो रात को मेरी मां या मेरी पत्नी जो है वो रात के 12 बजे तक संपूर्ण कार्य करने के बाद में सोती है। उससे बड़ा सशक्त कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा सशक्त कोई नहीं हो सकता। आप जितनी भी उदाहरण मेरे सामने इस पटल पर जो दिखाई दे रही हैं, जितनी भी मातृशक्ति मेरे इस पटल पर दिखाई दे रही हैं, ये उदाहरण एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप सभी उतनी सबल हैं जितनी सबल भारत के अंदर या वैदिक संस्कृति के अंदर या हमारे आसपास महिलाओं को माना गया है या बताया गया है। क्योंकि प्रैक्टिस से सिद्धांत बनता है, सिद्धांत से प्रैक्टिस नहीं हुई है। पहले प्रैक्टिकल हुआ है, उसके बाद में सिद्धांत बना है। और तो प्रैक्टिकल यही था कि महिला सशक्त है और वो सशक्त रहेगी। इसलिए जब हम उद्यमिता की बात करते हैं, क्योंकि उसके पास में कई सारे गुण हैं, वो वात्सल्य उसके पास में सबसे प्रबल है। और जब वो वात्सल्य के साथ में उद्यमी बनेगी तो वो अपने कार्यालय में काम करने वाले लोगों, अपने साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में, अपने जो सबॉर्डिनेट स्टाफ होगा उसके साथ में किस तरह का वात्सल्य स्वरूप रखेगी, यह बड़ा बात है। इसलिए उसके अंदर जो गुण है वो वात्सल्य का गुण, वो रस का गुण, वो सौंदर्य का गुण, वो उसका आभामंडल, उसकी उद्यमिता को एक नया राह सोपान दिखाएगा। यह मुझे
प्रबल विश्वास है। तो इसलिए जब बात होती है 5 बड़ी उद्यमी महिलाओं के भारत के अंदर, तो वंदना लूथरा का नाम आता है। देश की जानी मानी सौंदर्य और कल्याण के संबंध विशाल कंपनी वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड, जो वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में 11 से अधिक देशों में अपनी बिजनेस सेवाएं उपलब्ध करा रही है, वो कहीं और की नहीं है। वंदना लूथरा भारत की एक बेटी है जिसने उद्यमिता में अपने संपूर्ण उस व्यक्तित्व को, जो भारत की महिला का एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, उसको अपनी उस उद्यमीय कंपनी में, उस उद्यम में संपूर्ण तौर से लगाया है और उसका नेतृत्व कर रही है। इसलिए वंदना लूथरा एक बड़ा नाम है। पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। पद्मश्री से सम्मानित वंदना लूथरा, और 33 भारत में 33वीं सबसे शक्तिशाली व्यवसायी महिला के तौर पर रैंकिंग दिया गया है वंदना लूथरा जी को। वो कोई नहीं है, वो एक सामान्य से परिवार में पली बढ़ी, सशक्त हुई, शिक्षित हुई, उसके बाद में उद्यमिता की तरफ बढ़ती है और इतना बड़ा नाम रोशन करती है कि वो पद्मश्री के लिए, पद्मश्री उनको दिया जाता है, भारत सरकार उसको पद्मश्री देती है। दूसरा नाम किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं। इस कंपनी की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बेंगलोर में जन्मी और पली बढ़ी शाह ने माउंट कैरामेल कॉलेज बेंगलोर विश्वविद्यालय से जूलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने बाद में बालार्ट कॉलेज मेलबर्न विश्वविद्यालय से मेल्टिंग एंड ब्रूइंग में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्होंने वर्ष 1978 में बेंगलोर में अपने किराए के मकान से गैराज में बायोकॉम की स्थापना की, किराए के गैराज में, और उसके बाद में इतनी बड़ी कंपनी की बायोकॉम लिमिटेड की संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। पद्मश्री 2005 में मिला और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुकी हैं। इनमें किस चीज की कमी थी? दरअसल इन्होंने अपने उसी सशक्त भाव को स्थापित करने की ललक पैदा की है। जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक उस व्यवस्था को तोड़कर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उस व्यवस्था को, उस परिवार में जो किसी भी तरह के रुकावट को, समाज की किसी रुकावट को खत्म कर आगे बढ़ने का जो कार्य किया, वो वंदना लूथरा ने किया, किरण मजूमदार शाह ने किया। नैना लाल किदवई आज की सबसे सफल और मशहूर भारतीय महिलाओं में से एक है। वे पूर्व में HSBC ग्रुप ऑफ इंडिया की कंट्री हेड और ग्रुप जनरल मैनेजर थी। नैना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। उन्होंने अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्ष 1982-94 के दौरान ANG ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रमुख रही, JM मॉर्गन स्टेलर्स की उपाध्यक्ष रही, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ग्लोबल एडवर्टाइजर रही और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। भारत सरकार ने उत्कृष्ट कार्य के लिए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनके समक्ष भी कई सारी समस्याएं रही होंगी, उनके समक्ष भी कई सारे नियम कायदे कानून, कथित नियम कायदे कानून समाज के रहे होंगी, समाज की बेड़ियां रही होंगी, लेकिन नैना लाल किदवई ने उनको तोड़कर सशक्त महिला के तौर पर, सशक्त उद्यमी के तौर पर अपने आप को स्थापित किया और पद्मश्री हासिल किया। अगला नाम आदरणीय भगनियों इंदु जैन का है। इंदु जैन इस समय देश की सबसे बड़ी मीडिया ग्रुप बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष है, जिसका समाचार आप और हम सब पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ, उसके नेतृत्व में टाइम्स ग्रुप के कई नई ऊंचाइयां छुई हैं। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुत्र समीर और विनीत हैं उनके, जिन्होंने परिवार के साथ में उनको पूरी स्वतंत्रता दी और उसके साथ साथ में उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया।
इंदु जैन एक सामान्य से परिवार में बड़ी, उसके बाद में महात्मा महावीर अवार्ड से नवाजी गई और ना जाने कितने राष्ट्रपति आवाज और दी विमेन्स फोरम आदि में उन्होंने अपना नेतृत्व करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया और 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हुई। यह भी एक सामान्य परिवार की एक विभिन्न बेड़ियों से उलझी हुई एक भारतीय महिला थी, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य किया कि उन्होंने बेनेट कॉलेमन कंपनी लिमिटेड जैसे और ना जाने कितने सारे समाचार पत्रों, ना जाने कितने सारे जन माध्यमों को प्रतिस्थापित किया और संवाद का कार्य संस्थापित करने का कार्य किया। इंदिरा नूरी को तो आप जरूर जानते होंगे। पेप्सी को इंडिया की सीएफओ और अध्यक्ष, हमारे देश की शायद सबसे मशहूर उद्यमी हैं। चेन्नई में जन्मी और पली बड़ी इंदिरा नूरी ने वर्ष 1974 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन की। बाद में उन्होंने येल विश्वविद्यालय से पब्लिक मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर आईआईएम कोलकाता में फाइनेंस एंड मार्केट में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इनके लिए भी कई सारे नियम कायदे कानून रहे होंगे, इनके लिए भी कई सारे जो है बेड़ियां रही होंगी। उन तमाम बेड़ियों को दूर करते हुए पद्म भूषण सम्मान से ये भी नवाजी गई, इन्हें भी हासिल हुआ। ये भारत की उत्कृष्ट महिलाओं की 5 उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो संपूर्ण तौर पर सशक्त महिला का बेजोड़ और सशक्त महिला से सशक्त उद्यमी का बेजोड़ उदाहरण है। सुबह शाम हम पानी पीते हैं और भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सशक्त महिला का एक बेजोड़ उदाहरण है। चाहे आप गंगा के तौर पे ले लीजिए, मनुष्य के पाप को हरने वाली गंगा है, वो कोई पुरुष नहीं है, वो एक मां है। यमुना, गोदावरी और न जाने कितनी, कृष्णा, तापसी, सतलुज, ये सारी जितने भी नाम आप देखेंगे एक मां के हैं, एक महिला के तौर पर हैं। इसलिए मैं साथियों कहता हूं कि एक सशक्त महिला जिसने पूरे देश भर में, पूरे विश्व में अपने नाम को रोशन किया है, वो किसी के सशक्त कहने का इंतजार नहीं करेगी। वो उद्यमी के तौर पर आगे बढ़े, वो सशक्त अपने आप में है। जितनी भी यहां पर छात्राएं इस बात को सुन रही हैं, जितनी भी शिक्षिकाएं इस बात को, इस सत्र को सुन रही हैं, वो अपने आप में सशक्त हैं, इसलिए सुन रही हैं। लेकिन अब आगे करना क्या है? दरअसल दायित्वपूर्ण उद्यमिता की तरफ बढ़ना है। अब यह उद्यमिता कोई एक ही रात में सोची गई व्यवस्था नहीं थी। दरअसल भारत के अंदर कुटीर उद्योग की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को जब हम समझते हैं तो हम मानते हैं कि जब पुरुष बाहर जाकर कार्य करते थे तो भारत में कुटीर उद्योग को संभालने का काम केवल घर में महिलाएं किया करती थी, दोपहर में इस कार्य को संपादित करती थी। इसलिए जब आप लिज्जत पापड़ की बात करेंगे तो महिलाओं द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाया गया एक बड़ी कंपनी है, जिसे अब किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, जिसे अब किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी पापड़ की बात करेंगे तो सबसे पहले यही जुबान पर आता है कि लिज्जत पापड़। उसके बाद में आप अमूल की बात कर लीजिए, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर खड़ा हुआ एक संगठन है जिसमें महिलाओं ने काम किया है। और मैं एक संचार का विद्यार्थी होते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न जिलों में कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50% से ज्यादा ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं जहां पर अनाउंसर, जहां पर मालिक या जहां पर उसकी संस्थापक रेडियो की महिलाएं हैं। उन्होंने अपना उद्यम तैयार किया संचार के तौर पर, संचार उद्यम के तौर पर वो आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एक इच्छा शक्ति डेवलप करनी है। आप महिला होते हुए कई सारे चैलेंजेस आएंगे, महिला होते हुए कई सारी बेड़ियां बीच में आएंगी, लेकिन उन बेड़ियों को भी काटना है, उन झंझावातों को भी दूर करना है, उस अंधेरे को भी दूर करना है, क्योंकि आप में वो संपूर्ण शक्ति, वो संपूर्ण भाव, वो संपूर्ण रस, वो संपूर्ण संभावनाएं मौजूद हैं जो एक पुरुष में नहीं होती हैं। और वो सबसे बड़ी, प्रबल तौर पर अगर मैं मानूं तो वो सबसे बड़ा संबल आपका है भाव, आपकी भावनाएं, महिला के अंदर भाव। क्योंकि जिस भी कार्य को करती है उसमें रचनात्मकता के तौर पर करती है।
उसमें संपूर्ण रचनात्मकता होती है, उसमें संपूर्ण भाव होता है, इसलिए उसमें वात्सल्य रोपित होता है, उसमें वात्सल्य दिखाई देता है। तो सबसे पहले इच्छा शक्ति डेवलप करनी है उद्यमिता की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे ही आप इच्छा शक्ति डेवलप कर लेंगे अपने भीतर कि यह कार्य मुझे करना है, और इसका बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव होता है। जिस दिन आपने कार्य कर लिया कि 100% इसी कार्य को करना है, उद्यमिता की तरफ बढ़ना है, उस दिन से आप उद्यमी हैं। अगर आपने मान लिया कि ये इतना प्रतिशत तो हो सकता है, इतने प्रतिशत की कमी है, उस कमी को दूर आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको 100% तो बोलना पड़ेगा कि 100%, 100% इस कार्य की तरफ मुझे बढ़ना है कि मुझे उद्यमी बनना है, देश की प्रख्यात उद्यमी, देश की नहीं तो अपने प्रांत की, अपने सूबे की, अपने राज्य की प्रख्यात उद्यमी, अगर राज्य की नहीं तो कम से कम जिले की, और जिले की नहीं तो कम से कम उस ब्लॉक की, उस गांव की जिसमें आप रह रही हैं, वहां की प्रख्यात उद्यमी के तौर पर आपको आगे बढ़ना है। यह कार्य तो करना ही है। इसलिए मैं जब कर्मबद्ध में बात करूंगा, अब मैं थोड़ा सा उद्यमिता की तरफ बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उद्यमिता अब आने वाले समय की स्वावलंबन महिला के तौर पर, आत्मनिर्भर महिला के तौर पर, सशक्त महिला के तौर पर एक बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि कारखानों में या किसी उद्यम में, किसी छोटे से कारखाने में या किसी छोटे से उद्यम में, कुटीर उद्योग में, जिस भाव के साथ में एक महिला कार्य करेगी, पुरुष उस भाव से कार्य कभी नहीं कर सकता। और यह स्थापित हुआ। ये कई सारे उदाहरण मैंने आपको बताए भी हैं, और कई सारे उदाहरण आपके समक्ष भी होंगे। तो पहली इच्छा शक्ति है। दूसरा है आइडिया जनरेशन, कि आखिर चलना किस ओर है, कार्य क्या करना है, उद्यमिता किस चीज की, करना क्या है। क्या कभी जब लिज्जत पापड़ वाली महिलाओं ने सोचा होगा तो यह सोचा होगा कि क्या पापड़ बनाने हैं? उन्होंने सबसे पहले आइडिया ही सोचा होगा कि चंद महिलाएं जो उस पापड़ बनाने वाली विचार से को जानती हैं, उस कर्म को जानती हैं, उन्होंने एक साथ संगठन बनाया, और उसके बाद में विभिन्न महिलाओं को एक ऐसा पूरा दिल्ली के अंदर में मैं समूह जानता हूं जहां पर महिलाएं दोपहर में सिर्फ पापड़ बना रही होती है। आपके समक्ष भी होगा, आपने भी कभी देखा होगा। दोपहर में उनका भी स्वावलंबन कर दिया उन महिलाओं ने। अमूल का एक ब्रांड है, मैं ब्रांड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो अपने आप में उदाहरण है जहां पर महिलाओं ने दूध इकट्ठा करने के बाद में दूध की क्रांति कर दी। आज अमूल दूध का मतलब हो गया अमूल। सेल्फ हेल्प ग्रुप था महिलाओं का, उसने किया। मेरे जानकारी में दिल्ली के अंदर एक आजादपुर मंडी के अंदर काम करने वाला महिलाओं का एक समूह है जिसने केवल इतना काम करना प्रारंभ कर दिया कि आजादपुर मंडी, सब्जी मंडी के अंदर बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अपना पूरा का पूरा स्कूल खोल लिया। चंद 5 महिलाओं ने, केवल 5 महिलाएं, और वो भी स्टूडेंट छात्रा, उन्होंने इस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। 2 बजे के बाद में, 4 बजे के बाद में, अपने कॉलेज के बाद में वो जाकर उन बच्चों को पढ़ाया करती थी। आज रिमीडियल क्लास और जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्य है, उनसे बड़ा दिल्ली के अंदर शायद कोई नहीं कर रहा होगा, जितना मैं जानता हूं उसके मुताबिक। तो पहला इच्छा शक्ति, दूसरा आइडिया कि आखिर करना क्या है, तीसरा उसके लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसका ज्ञान हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से भी। और एक छोटी सी और बताना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी हासिल करनी है कि आपके पर्टिकुलर एक काम के लिए या एक उद्यमी होने के लिए या किसी एक आइडिया को जनरेट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए मदद कहां से मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके कार्यालय में सूचना प्रभाग होता है। वह सूचना प्रभाग आपको तमाम सरकार की जानकारी, उससे संबंधित दस्तावेज, उससे संबंधित प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा। और अब तो गूगल बाबा अपने आप में है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकती हैं और जान सकती है। इसकी मदद के लिए आपको डीएम के कार्यालय में वो सूचना देने वाले व्यक्ति, सूचना अधिकारी को तलाशना होगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि आपको संपूर्ण सूचना उपलब्ध करा देगा। तो मैं पुनः बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं हैमर मेथोडोलॉजी के ऊपर बड़ा विश्वास करता हूं। तो पहला हो गया इच्छा शक्ति, दूसरा हो गया आपका आइडिया, तीसरा हो गया जिसको आप शोध कह सकती हैं। शोध के तौर पर उसके लिए कहां से इनपुट डिसाइड किया जाएगा,
मान लीजिए कि छोटा सा पेन बनाना है तो कहाँ से तो प्लास्टिक आएगा, कहाँ से उसकी इंक आएगी, कहाँ से उसकी निब आएगी, कहाँ से उसका कौन कौन उसमें लोग होंगे, ये सब निर्धारण करना होगा। और इससे पहले एक छोटा सा जो काम है जो सबसे पहले मैं मानता हूं कि वो किया जाना चाहिए, एक संस्था का रजिस्ट्रेशन, एक समूह का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन बहुत अहम हो गया है। और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका सीधा इस्तेमाल आप कर सकती हैं, प्रयोग आप कर सकती हैं। तो आपको वहां पर आइडिया बताना पड़ेगा कि इस आइडिया पर मुझे काम करना है, मुझे अपना जो है बुटीक तैयार करना है, मुझे अपना कोई ब्रांड तैयार करना है, मुझे अपने छोटे से किसी आत्मनिर्भर कर चलते हुए उसमें कुटीर उद्योग को किसी को आगे बढ़ाना है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आप इच्छा शक्ति, फिर उसके बाद में आइडिया, फिर उसके बाद में शोध करने के बाद में फिर उसके बाद में उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हों उन सबको जुटाना, चाहे वो तकनीकी तौर पर, चाहे वो सैद्धांतिक तौर पर, या आपको किसी भी तरह का मदद करने वाले लोगों को जुटाना। और सरकार की अगर नियमों की बात कर लें तो ये जरूर है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके बैंक व्यवस्था है, उस बैंक सिस्टम में जाकर अगर आप ये कहेंगे कि मैं एक उद्यम तैयार करना चाहती हूं, तो ये भारत सरकार की अब जो सरकार है उसका तो विशेष तौर पर इस पर ध्यान है कि आप उस कार्य को करने के लिए कोई भी बैंक आपको लोन देने में मना नहीं कर सकता है। कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए मना नहीं कर सकता, चाहे सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी हो। आपको केवल उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसके लिए भी चार्टर है कि इतने दिनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा, और जिसके लिए यह भी चार्टर है कि किस तरह से ईएमआई दी जाएगी और किस तरह से आपको समय समय पर उस पूरे कार्य को, उसकी ईएमआई को सबमिट करना है, जमा करना है, और कितनी आपको रियायत मिलेगी ये भी आप वाकिफ हैं। और बस करने की आवश्यकता यह है कि आपको आगे बढ़ना है, उस आइडिया को जनरेट करना है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। जब अब तो ऐसा स्थिति आ चुकी है कि एक छोटा सा कारखाना भी बनता है, या मतलब वेबसाइट, अपने आप में वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट देखिए, कितने बड़े बड़े अलग तरह के नए वो आने लगे हैं, आइडिया आने लगे हैं उद्योग के। मतलब अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि अब आपके घर पर रिक्शा आपको चाहिए तो आप अपने ऐप पर जाइए और ऐप पर आप जो है रिक्शे की डिमांड कीजिए। अभी तक टैक्सी आया करती थी, उसके बाद में मोटरसाइकिल आना शुरू हो गई है डिमांड पर, अब रिक्शा भी आपके घर पर आएगा और जहां पर आपको जाना वहां तक आप पहुंच जाएंगी। कितना जबरदस्त आइडिया है। फूड ऑन व्हील, मतलब नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक में तो ये और ज्यादा प्रभावी तौर पर आप कर सकती हैं। रेल में हम लोग सभी जो है ना सफर करते हैं, लेकिन जब रेल में सफर कर रहे होते हैं तो जब लंबी यात्रा की जो रेल होती है उसमें जरूरी नहीं है कि पूरी यात्रा तक आपके पास में खाना हो। हम सब लोग जो है खाना बना के लेके जाते हैं, पैक करके लेके जाते हैं। लंबी यात्राओं में तो वो जब खत्म हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, तो बाहर की तरफ देखना पड़ता। अब तो और कोरोना काल में और खतरनाक हो गया कि बाहर का कोई भी खाना नहीं खा सकते। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ये स्विगी आप आज तैयार हुआ है, इससे पहले पता नहीं कितने सालों पहले हम लोगों ने सोच लिया था, लेकिन वो अलग बात है कि वो बात होगी कि इच्छा शक्ति और तमाम चीजों को हम नहीं कर पाए, व्यस्तताएं इतनी ज्यादा हुई कि हम फूड ऑन व्हील जैसी नई चीज इजाद करना चाह रहे थे। स्विगी ने उससे पहले वो आइडिया इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन अभी भी उस पर काम किया जा सकता है कि आप यहां पर स्टेशन पर हैं, यहां से आपने जो अपना कोई भी जो भी खाना है वो बुक किया और अगले स्टेशन पर मिल गया, क्योंकि वहां पर लोकल आदमी से आपका टाई अप है और उसके बाद में वो आपको दे देगा और वो आपको पहुंचा देगा स्टेशन तक, आपकी गाड़ी तक, आपके डिब्बे तक, आपकी सीट तक पहुंचा देगा। मतलब एक ऐसा आइडिया मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे कई सारे कुटीर उद्योग के तौर पर हैं आपके कार्य, आपके जो छोटे छोटे आइडियाज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। न्यू मीडिया के तौर पर, जब न्यू मीडिया की बात करते हैं, उस न्यू मीडिया में आप जो है अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकती हैं। आपको जो है आइडिया आ गया, आपकी इच्छा शक्ति हो गया, आपका शोध हो गया, आपके पास में जो मटेरियल चाहिए वो इस्तेमाल होना प्रारंभ हो गया, तो मैं मानता हूं कि भारत जैसे, अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है उसकी मार्केटिंग की है कि मार्केटिंग उसकी कहां होगी। तो भारत जैसे देश में जहां पर रोड साइड मार्केट हो, जहां पर बस में भी मार्केटिंग हो सके, जहां पर ट्रेन के अंदर भी मार्केटिंग हो सके, जहां पर चलते फिरते भी आपकी मार्केटिंग हो सके, जो विश्व का सबसे बड़ा बाजार हो, वहां पर किसी भी चीज जो अच्छी चीज होगी, जो क्वालिटी बेस्ड होगी, जो पूरी इच्छा और संभावना के साथ में आपने जो है जिसको लेकर आए होंगे,
हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो मार्केट ना तलाश पाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक नए आइडिया, नए ब्रांड, नए सोच, नई सेवा के तौर पर अगर आपने कोई कार्य किया तो वो हर हालत में उसकी मार्केट बन जाएगी। फिर विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको आइडिया उद्यमिता की तौर पर, जब उद्यमी आइडिया की बात करते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट होता है या कोई सेवा होती है। ये दो ही चीज, या तो कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सेवा होगी। तो हम दो ही चीज की उद्यमिता करते हैं, किसी सेवा की या किसी प्रोडक्ट की। तो आपको स्वयं सोचना है कि वो प्रोडक्ट क्या होगा जिसकी आवश्यकता है, वो आपको सोचना है कि वो सेवा क्या होगी जिसकी आवश्यकता आज हम सबको और आप सबको हो सकती है, वो सेवा की आवश्यकता है। तो हमें इन विचारों पर सोचकर उसके बाद मार्केटिंग की तरफ बढ़ना है। और एक संस्थान है जिसके बारे में आप जरूर सर्च करें, जिसे हम कहेंगे खादी ग्राम उद्योग। ये खादी ग्राम उद्योग, क्योंकि मैं अपने आप में मैंने ट्रेनिंग ली हुई है खादी ग्राम उद्योग की, वहां पर मुझे सिखाया गया कि मसाले कैसे बनेंगे, मुझे सिखाया गया, मैं सीख कर आया कि आखिर तेल कैसे निकलता है, सरसों का तेल कैसे निकलता है, उसके लिए कितना बड़ा पूंजी की आवश्यकता है। ज़्यादा बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। और जब मेरठ जैसे जिले में बैठे हों, जहाँ पर गन्ने के बाद में एक दूसरा जो फसल है वो सरसों लगाने वाला हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम नहीं है, और जिसकी एक एक मटेरियल, जिसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ भी बिक जाती है खल के नाम पर, जिसकी भूसी के नाम पर, जो गायें और पशु खाती हैं, एक एक चीज जो है वो बन जाती है। एक आदमी ने एक प्रयोग किया, एक व्यक्ति ने प्रयोग किया, और वो प्रयोग देखिए कितना जबरदस्त था कि शमशानों में लकड़ियां फूकी जाती है, इसलिए उसका वैकल्पिक एक वो निकाला जाए, एक विकल्प निकाला जाए। तो उसने क्या किया कि गांव भर के घरों में जाकर गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और गोबर इकट्ठा करने के बाद में उसने कुछ ऐसे सांचे बनाए जिनके अंदर वो उसको ठूंस देता था, और ठूंसने के बाद में उसको इतना ज़्यादा प्रेस किया जाता था कि उसमें से ऑक्सीजन और जो निकलना चाहिए, पानी निकलना चाहिए, जिस तरह का भी जो कुछ पदार्थ गोबर के अंदर हो सकता है वो सब निकल जाए, और उसके बाद में सूखा रह जाए और वो सूख जाए। सूखने के बाद में उसने गोबर से निर्मित लकड़ियां निर्मित कर दी, और शमशान घाटों से सरकार के या जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी होती है उनसे बातचीत करने के बाद में उन लकड़ियों को शमशान घाट तक पहुंचाना प्रारंभ कर दिया, ताकि लकड़ियां बच सकें, पेड़ कम कट सकें। एक छोटा सा आइडिया, और वो लकड़ियां इतनी फेमस हो गई है। ये साउथ की मैंने क्योंकि समाचार पत्र में पढ़ा था और मुझे थोड़ा याद नहीं है कि वो कौन सा देश या प्रदेश है, लेकिन साउथ का कोई प्रदेश है जहां पर इस प्रयोग को किया गया। तो ये बड़े अच्छे से हो सकता है। खादी ग्राम उद्योग के तहत आप मिलकर मोमबत्ती निर्माण, मधुमक्खी से शहद निर्माण, साबुन की टिक्की निर्माण, डिटर्जेंट पाउडर निर्माण, खादी के कार्य को करने के लिए आगे आप कर सकती हैं। और ट्रेनिंग मिलती है, 15 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद आपको उसकी मार्केट कैसे डेवलप करनी है यह भी जानकारी आपको मिलती है। खादी ग्राम उद्योग की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। खादी ग्राम उद्योग के साथ साथ में कई ऐसी और एजेंसीज हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अपने आप में बनाई है, उसकी वेबसाइट को आपको एक बार सर्च जरूर करना चाहिए। वो आपको बताएगी कि कैसे आप उसमें उद्यमिता, और उसमें सलाहकार भी हैं, काउंसलर भी हैं जो आपको बताएंगे कि आप आगे चलकर किस तरह से अपने कार्यों को कर सकती हैं। इसलिए उद्यमी बनने के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय सज्ज हैं। आवश्यकता आप जैसी कर्मठ, रचनात्मक महिलाओं की है, ताकि उस आइडिया को लेकर वो आगे जा सकें। और ऐसे विमर्श को सिर्फ एक विमर्श तक खत्म नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्य करने की बाध्यता, तो उसके पीछे कारण है कि मिशन शक्ति के तौर पर वो सही में जो महिला शक्ति संपन्न है वो शक्ति संपन्न हो सके। इसलिए आपके कॉलेज के अंदर मिशन शक्ति कमेटी है, उस कमेटी के पास में जाइए। वो सबल कमेटी है, वो कमेटी आपकी संपूर्ण तौर पर मदद करेगी। और मुझे लगता है कि डीएम के ऑफिस में जाकर जब आप बातचीत करेंगी, मुझे लगता है कि जब आप वेबसाइट तलाशेगी, मुझे लगता है कि जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ जाएंगी, मुझे लगता है कि जब आप महिला इंडस्ट्री की तरफ, महिला मंत्रालय की तरफ आप सोचेंगी, इन मंत्रालय को एक बार इनकी वेबसाइट सर्च करके देखिए, इन खादी ग्राम उद्योग को एक बार विजिट करके देखिए दिल्ली में जाकर, तो मुझे लगता है कि आपके उस आइडिया को हर हालत में जो है पंख लगेंगे, और वो इतना जबरदस्त तरीके से उठेगा कि आप एक उद्यमी के तौर पर स्थापित हो जाएंगी। मेरा संपूर्ण विश्वास है। लेकिन जो भी कार्य करना है, क्योंकि मैं अंत करने जा रहा हूं,
इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो भी कार्य करना है, दायित्व का बोध बहुत आवश्यक है। मानव जन्म कई अच्छे कार्य करने के बाद में मानव जन्म मिला, और उससे भी ज्यादा अच्छे कार्य करे होंगे तो भारत जैसे देश में जन्म मिला, जहां पर मतलब एक के बाद एक ऋतुएं हों, अलग अलग मौसम हो, अलग अलग संस्कृति हो, अलग अलग पोशाक हो, अलग अलग भोजन हो, अलग अलग रंग हो, अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग विचार हो, आचार हो। ऐसे देश में, ऐसे बृहद देश में हमें जन्म मिला। बहुत अच्छे काम किए तो मनुष्य जन्म मिला, उससे भी अच्छे काम किए तो हिंदुस्तान में जन्म मिला, और उससे भी दोगुने अच्छे कार्य किए तो हम शिक्षक बने, और उससे भी ज्यादा अच्छे कार्य कर एक विद्यार्थी के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम मानते हैं कि उससे ज्यादा अच्छे कार्य करने में हम सबको आगे बढ़ना है, उद्यमी बनने की तौर आगे बढ़ना है। और यह उद्यमिता आज से प्रारंभ करनी है, आज से हम सबको प्रारंभ करनी है। हम सबको सोचना है कि हमें उद्यमी बनना है, हमें किसी की नौकरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नौकरी जो है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति से नौकर बनाने की पद्धति थी। अब तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष है, जो उद्यमिता की तरफ हमें बढ़ाती है, जो वोकेशनल स्टडीज की तरफ हमें बढ़ाती है, जो आत्मनिर्भर बनने की तरफ हमें बढ़ाती है, उस ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आज जब सरकार इस बात को कहती है, आज जब प्रशासन इस बात को कहता है, आज जब व्यवस्था इस बात को कहती है, तो हमें भी इस व्यवस्था के साथ में बढ़कर, आगे बढ़कर स्वयं का निर्माण करना, अपने परिवार का निर्माण करना है, और अपने देश का निर्माण करना है। और जितनी भी विघटनकारी प्रचार हम देखते हैं उनको रोकने की आवश्यकता है, उन पर विश्वास बिल्कुल भी करने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि वो तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक संचार के विद्यार्थी होने के कारण इस बात को मैं प्रखर तौर पर कहता हूं कि जनमाध्यम केवल जनता में संवाद करने का माध्यम थे, वो तोड़ने का काम नहीं थे। इन तोड़ने वाले लोगों से दूर रहने की बेहद आवश्यकता है। इसलिए जब कभी एक दो विज्ञापन जब देखता हूं तो बड़ा विचलित हो जाता हूं। एक विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा कि एक बेटा जो है वो गाड़ी चला रहा है, साथ में माँ बैठी हुई है, और उसके बाद में माँ बोलती है कि अब तो तेरी शादी हो जाएगी। ये भारतीय संस्कृति नहीं थी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये रोपित किया गया है देश के अंदर, इसलिए बचने की आवश्यकता है। वो बोलती है, टाइम मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, मैं बस ख़त्म करने वाला हूँ। वो बोलती है माँ कि लता जी हंस रही हैं, मैं अभी बस ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि विषय इतना बृहद है, ये इस पर बोलने की आवश्यकता। मुझे लगता है कि हाँ, आपके महाविद्यालय में आकर ये बात सब कही जाए तो एक अलग भाव प्रकट होगा। अभी तो संजाल का काल है, इस संजाल का काल खत्म हो जाए तो आपके समक्ष आएंगे, तो उसके बाद में एक बृहद चर्चा और परिचर्चा हो सकती है। वो माँ बोलती है कि अब तो तेरी शादी हो जाएगी, तो अब मुझसे तू दूर हो जाएगा, लेकिन एक काम करियो, घर जो है नज़दीक ले लियो। आपने विज्ञापन देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो एक्सिस बैंक का ये विज्ञापन देखिएगा, जो मां को बेटे से और परिवार को तोड़ने का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बचकर उद्यमिता करने वाली अगर कोई हो सकती है तो वो केवल और केवल महिला हो सकती है, क्योंकि मैं तो प्रभावित हो जाऊंगा एक पुरुष के तौर पर, मैं तो उससे उस विज्ञापन से प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन मां नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर मातृत्व का भाव है साथियों, उसके अंदर मातृत्व का भाव है, वो कभी भी इस भाव से प्रभावित नहीं हो सकती। मां कहती है बेटे को कि अब तो तेरी शादी हो जाएगी, अब तो तेरे को घर दूँ तुम, लेकिन ये काम करियो, मैं तेरे से प्रेम बहुत करती हूं, तो नजदीक ही घर ले लियो। अब एक्सिस बैंक आता, कहता है एक्सिस बैंक आपके घर को लोन दे, ले लो, एक्सिस बैंक ले लो। इसलिए देखिए भारत के सिनेमा में देखिए महिलाओं को पोर्ट्रे कैसे किया गया कि एक गाना है, तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, आपने सुना होगा ये गाना। मैं इसकी पहली लाइन जो है मेरे ख्याल से तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। क्यों किसी ने क्यों नहीं उसके ऊपर रोक लगाई, किसी ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? आज भी क्यों ये घर में बजेगा कि तेरे जुल्मों सितम मेरे सर आंखों पर? क्यों? ये तो नहीं थी भारतीय संस्कृति, ये तो नहीं है कभी भी इस बात को आगे बढ़ाने की, कभी हमने विचार ही नहीं किया। ठीक कि गटक ले मुझे उसके साथ में चिकन किचन के साथ में, ठीक है, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। क्यों आई बताइए? ये गीत जब ऐसे गाएंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना, फिर तो प्रोडक्ट हो जाएगी महिला। बना दिया सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जो कल्चरल इंपीरियलिज्म के लोगों ने, जिन्होंने इसको भारत में रोपित करने का कार्य किया, उन्होंने इस काम को कर दिया और हम करने दे रहे हैं। तो आज से हम रोक देंगे, अभी से यहीं से, अभी से, आज से, अभी से यहीं से संकल्प लेना है
एक एक महिला को, जो जो मेरे को सुन रही है, मैं निवेदन करता हूं आप सभी को कि हमें आज से, अभी से, यहीं से यह संकल्प लेना है कि इस विघटनकारी नीति को रोकना है अपने घर में और खुद में। और जब जब आप और हम ये रोक देंगे, उसके बाद में उद्यमिता भी बहुत अच्छी होगी, हम आगे जब हमारा भविष्य निर्मित होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद में बहुत अच्छे से हम अपने आप का निर्माण कर सकेंगे, अपने परिवार का निर्माण कर सकेंगे और अपने समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए अंतिम, क्योंकि कवि हृदय हूं तो कहूंगा जरूर कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां वो है भारत की कविता की कविता बोल रहा हूं, कविता तिवारी की, कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं आज, कोई एक उदाहरण नहीं है, जितनी भी बातें कर रहा था उदाहरण के तौर पर कर रहा था, घर पर लेकर जानी है एक एक बात। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं आज, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, कि वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक ले जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक ले जाने लगी बेटियां। तो आप तमाम को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। और दिनेश चंद साहब से, डॉक्टर लता कुमार जी से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन यह है कि किस दिन आपके महाविद्यालय में आएंगे, और वो भी शहीद मंगल पांडे के नाम से जो स्थापित है, एक अलग भाव होगा, एक अलग रस होगा, एक अलग सौंदर्य होगा। इसी विचार के साथ में जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।